फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल एमएससी स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत संपूर्ण सिलेबस पूरे पाठ्यक्रम का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, उनके क्या नाम हैं और उन पेपरों के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। और जब तक हम अपने पाठ्यक्रम के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे की तैयारी हमारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान होने पर आपकी 40% तैयारी हो जाती है, इसलिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत 8 विषय हैं जो आपके सामने हैं। 8 विषय, इनमें से हम देख रहे हैं कि पहला विषय कह लीजिए पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये हमारा पेपर 50 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है। और इसमें हमारे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद में 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय होते हैं और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे 15 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पीय, 15 क्वेश्चन हो गए अति लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन हो गए हमारे लघु उत्तरीय। तो इस प्रकार बाल विकास पेपर में 40 प्रश्न होते हैं। टोटल प्रश्न 40 होते हैं और ये जो 15 प्रश्न होते हैं ये 15 अंक के, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो इस प्रकार 15 अंक हमको बहुविकल्पी में मिलते हैं। अति लघु उत्तरीय ये भी 1 नंबर का होता है, इसमें भी हमें 15 नंबर मिलते हैं। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 10 होते हैं, ये हमारे 2 अंक के होते हैं, इसलिए इसमें हमें 20 अंक मिलते हैं। इस प्रकार हमारा पूर्णांक पहले पेपर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया ये 50 अंक का होता है। कितने का होता है? 50 अंक का। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पेपर हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये भी 50 अंक का होता है। इसमें भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 40 प्रश्न इसमें भी रहते हैं। और अब हम देखते हैं अगले विषय में, जो हमारा विषय है विज्ञान। कौन सा है? विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये 25 नंबर का होता है। कितने अंक का? 25 अंक का होता है। इसमें प्रश्नों का बंटवारा कैसे होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे इसमें कितने होते हैं? 5। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें 6 और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 7। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूरे कितने हो गए? 18 प्रश्न होते हैं किसमें? विज्ञान में। और इनके प्रश्नों के अंक निर्धारित होते हैं। जो 5 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी, ये 1 नंबर का एक होता है, इसमें भी हमें 5 अंक मिलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने बताया 6 होते हैं, उसमें हमें मिलते हैं कितने अंक? 6 अंक मिलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का होता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे होते हैं कितने? 7। इसमें हमें अंक मिलते हैं कितने? 14, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार हमारे कितने अंक हो गए? 25। इसी प्रकार 25 अंक का हमारा गणित का रहता है पेपर। और सेम यही प्रोसेस होता है जो प्रोसेस हमने विज्ञान में बताया है। अब हम देखते हैं यही प्रोसेस हमारा हिंदी में रहेगा, यही संस्कृत में रहेगा और यही कंप्यूटर में रहेगा। ठीक है। ये और सामाजिक अध्ययन जो रहता है ये रहता है हमारा 50 अंक का। जैसे कि ये जो कोर पेपर हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी 50 नंबर का रहता है। बाल विकास भी 50 नंबर का रहता है और सामाजिक अध्ययन भी 50 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार हमारे जो 3 पेपर होते हैं
बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, ये 50-50 अंक के होते हैं। विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये हमारे जो 5 विषय हैं ये 25-25 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 150 नंबर हमें मिलते हैं कहाँ से, 3 पेपरों से, और 175 नंबर जो होते हैं, नहीं 25 पंचे 125, जो 5 विषय हैं ये 125 अंक के रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा 275 का टोटल पूर्णांक रहता है। किसका? हमारे जो पाठ्यक्रम जिनका हम पेपर देते हैं, ठीक है। और आपके 425 नंबर रहते हैं प्रैक्टिकल के। कितने? 425। अब दोनों हमने जोड़ दिए तो हमारा पूर्णांक कितना हो गया? 800 नंबर का। तो 800 का हमारा पूर्णांक टोटल रहता है। तो अब हमने जान लिया कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, टोटल पूर्णांक कितना होता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब हम चलते हैं आगे, पाठ्यक्रम क्या क्या है इसकी हम विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, गणित के अंतर्गत क्या आता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है, हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, संस्कृत के अंतर्गत क्या आता है और कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है। क्या क्या हमें पढ़ना है ताकि अच्छा प्रदर्शन करें और 275 में हम 275 लाने का प्रयास करें। तो बिना देरी किए हुए अब हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। तुम देख रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें पहला बिंदु है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास का क्या क्षेत्र है, क्या इसकी आवश्यकता है ना। अब अगला पॉइंट, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। इनका वीडियो आपको मिल चुका है, आप इसके बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद विकास के अंतर्गत ही हम देखते हैं इस पेपर का संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुरूप प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना करके डाल दी हैं, वहाँ क्लासें आप देख सकते हैं। बाल विकास में विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धिलब्ध, बुद्धि परीक्षण, सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। हम इसी में देखते हैं सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिक विभिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम है, वातावरण है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संचार माध्यम, ये सब बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम। अधिगम माने सीखना। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि एवं समूह अधिगम। हम देखते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। अब अगला बिंदु, अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता।
थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वायोगोस्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण, निराकरण, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, सीखने एवं सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। हम देखते हैं अभिप्रेरणा या कह लीजिए अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अभिप्रेरण की विधियाँ रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं कक्षा का वातावरण। अब हम आगे देखते हैं ध्यान। नहीं, सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण। अगला बिंदु है ध्यान। ध्यान का अर्थ, प्रकार एवं ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। अब हम आगे देखते हैं रुचि। रुचि का अर्थ, प्रकार एवं तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण एवं बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ तथा अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध। अगला बिंदु स्मृति। स्मृति का अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण का अर्थ, कारक एवं महत्व। सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। अब हम देखेंगे सेकेंड पेपर का सिलेबस, जिस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके अंतर्गत शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, संप्रेषण के घटक तथा संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। इसके बाद शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांतों में करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन यानी लघु सोपानों का सिद्धांत। ये हमारे थे शिक्षण के सिद्धांत। अब देखते हैं हम शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्रों में सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त युक्त यानी तर्कपूर्ण की ओर तथा प्रकृति का अनुसरण। हम देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। सबसे पहले ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, अगली विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि तथा भ्रमण प्रविधि। अब अगला बिंदु है शिक्षण की नवीन विधाएं या कह लीजिए उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल,
प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सुधारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। अगला बिंदु देखते हैं हम, अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना अधिगम स्तर की संप्राप्ति में प्रयुक्त अधिगम अनुभवों का संयोजन। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वर्णन में महत्व। हम देखते हैं अगला बिंदु, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, वर्गीकरण एवं उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। हम देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, सूंघना, चखना। इसके अंतर्गत अब देखते हैं दृश्य सामग्री। अध्यापकों एवं बालकों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री तथा शिक्षक संदर्शिकाएं आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि, ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम देख करके बच्चों को दिखा करके सिखाते हैं। हम देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्ड, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो, यानी कैसेट प्लेयर और रेडियो। दृश्य श्रव्य सामग्री जो देख और सुन सकते हैं दोनों, कंप्यूटर, टेलीविज़न, डीवीडी, वीडियो सीडी, मोबाइल, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, जिसका हम निरंतर उपयोग करते हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। बिना लागत के, नो कॉस्ट प्राप्त सामग्री, अल्प लागत, लो कॉस्ट सामग्री, बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों या प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, बालकों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, आसानी से उपयोग में लाए जाने योग्य, बालकों को हानि रहित। और अंतिम बिंदु इसमें है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव की सावधानियां। अब हम देखते हैं विज्ञान का पाठ्यक्रम। विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें पहला बिंदु है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जो मानव स्वयं तैयार करता है, तथा उसका वर्गीकरण, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं में अंतर एवं समानता, जंतु एवं वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। अगला बिंदु वनस्पति जगत, पौधों के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, यानी फल, पत्तियां, टहनी, तना। अगला बिंदु है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। अगला बिंदु भौतिक मापन, आवश्यकता एवं विधियां, स्टैंडर्ड MKS एवं SI पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि। अगला बिंदु है गति एवं बल। गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार यथा रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। चाल, चाल की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक, बल, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय एवं घर्षण बल। अगला बिंदु पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यथा ठोस, द्रव, गैस। गुण एवं संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार एवं मिश्रण का पृथक्करण।
निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल भी तैयार करना है आपको। किस पर? जैसे भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल, गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल, विद्युत चुम्बकीय बल के अनुप्रयोग, डोरबेल का मॉडल अथवा कोई अन्य, जो भी आपको उचित लगे आप तैयार कर सकते हैं। और ये पाठ्यक्रम आपका बहुत कठिन नहीं है, ये कक्षा 8 लेवल के बराबर है। यहाँ आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं गणित के पाठ्यक्रम में। गणित में संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ये सभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, दशमलव की संख्या की अवधारणा, यानी दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त्य, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। अब आगे देखते हैं हम प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत, एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ज्ञात करना, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। अगला बिंदु सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। अगला बिंदु तलखंड बिंदु, रेखा वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश 90 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाना, कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण। अगला बिंदु त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। और गणित विषय में अंतिम बिंदु पाठ्यक्रम का परिमित का अर्थ। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पेपर है या विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। अगला बिंदु पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पाषाण, प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग। अगला बिंदु नदी घाटी की सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अगला बिंदु वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। अगला बिंदु महाजनपद काल, भारत के प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण एवं उसका भारत पर प्रभाव। अगला बिंदु उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। अगला बिंदु सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड। अगला बिंदु मानचित्र का अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान, मानचित्रण। अगला बिंदु अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, क्या, कितनी और क्यों, जीएमटी, आईएसटी, इंटरनेशनल डेटलाइन, टाइम जोन्स, प्राइम मेरिडियन। अगला बिंदु पृथ्वी, ताप, कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, क्या, क्यों, कैसे, इसका परिणाम, महाद्वीप, महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव, खगोलीय संगठन, नासा एवं इसरो, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य। अगला बिंदु नगरीय जीवन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन एवं मुख्य कार्य। अगला बिंदु जनपद स्तरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। हम देखते हैं यातायात एवं सुरक्षा, इसके अंतर्गत जो बिंदु आते हैं,
सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां, रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी, रेल यात्रा करते समय सावधानियां, यातायात के संकेतों की जानकारी। अब देखते हैं अगला बिंदु, अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, जे.के. मेहता, अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री, इनके बारे में भी पढ़ना है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम, व्यय योग्य आय, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। ये हमारा था सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं अगला हमारा है हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम आता है तो इसमें हम देखते हैं पहला बिंदु, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। अगला बिंदु, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। अगला बिंदु, विलोम, समानार्थी, तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। अगला बिंदु, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान एवं उनका प्रयोग। अगला बिंदु, लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। ये हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम था। अब हम देखते हैं संस्कृत का पाठ्यक्रम। संस्कृत पाठ्यक्रम में पहला बिंदु, आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्दों के सभी व्यक्तियों तथा वचनों का ज्ञान, धातु रूप के अंतर्गत लट लकार एवं लंग लकार का प्रयोग, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, वंदना तथा नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। वंदना यानी जो हम प्रेयर विद्यालय में करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगला बिंदु, श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। अगला बिंदु, 1 से 20 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। अगला बिंदु, संभाव शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारणाभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड एवं पट्टिकाओं के द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम कराना। तो ये हमारा पाठ्यक्रम था संस्कृत का। अब हम देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल अगर चला लेते हैं तो कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, कंप्यूटर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो सबसे पहले यूनिट में हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, है ना। नेक्स्ट यूनिट है कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य, वर्किंग ऑन कंप्यूटर, है ना। इसके बाद में तीसरा यूनिट